हेलो माय ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स, आप लोग कैसे हैं? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं पम्मी ओझा। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, आपको इस पूरे लेक्चर में एनसीईआरटी में कुछ भी समझ में नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं किससे? पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन से। कुछ लोग पार्चुरेशन बोलते हैं, कुछ लोग पार्टुरेशन बोलते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई गलत नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पार्चुरेशन क्या होता है। जब आपका बेबी यूट्रस में फुल्ली डेवलप्ड हो गया है तो क्या करता है, वो बाहर आना चाहता है। ठीक है, उसके लिए सिग्नल आती है फीमेल के बॉडी में, ब्रेन में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कि बेबी फुल्ली डेवलप्ड हो गया है, अब इसको बाहर भेजना है, निकालना है। तो होता क्या है बच्चों कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलती है और मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करती है। मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होता है यूट्रस का, आपको पढ़ा चुकी हूँ। यूट्रस के 3 लेयर्स होते हैं, पेरीमेट्रियम बाहर वाला, मायोमेट्रियम बीच वाला, एंडोमेट्रियम अंदर सबसे इनर लेयर। ठीक है, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, बीच में आपका बेबी है, फिटस है। ठीक है, बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, बेबी नीचे की तरफ आएगा, आपको फिर आपको मैसेज आता है मायोमेट्रियम फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, जब तक बेबी बाहर ना आ जाए ये मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। ठीक है, और जब बेबी बाहर आ जाता है, एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, डिलीवरी हो गई हम लोग बोलते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि सब कैसे होता है। ठीक है, लेट्स बिगिन। क्या क्या पढ़ा बच्चों? फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, कहाँ? एम्पुला में। 7 दिन बाद इम्प्लांट हो गया क्या? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, उस एम्ब्रियो को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, जो इम्प्लांट होता है, चिपकता है यूट्रस के अंदर के लाइनिंग एंडोमेट्रियम में। ठीक है, अब ये आफ्टर 7 डेज बाद इम्प्लांटेशन हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया बच्चों? सेकेंड वीक में क्या क्या होगा? वो जो ब्लास्टोसिस्ट है उसमें क्या क्या चेंज आएगा? उसमें आपको बन जाएगा ये एमनियन, कोरियन। आपको पता है 4 लेयर होते हैं, आपका एम्ब्रियो का 4 लेयर होता है। कौन कौन सा? कोरियन, एमनियन, उसके बाद होता है कौन सा? योक सैक, और आपका 4th होता है अलेंटोइस। ठीक है, ये आपका हो गया दोनों, क्या ये मिला करके बना दिया आपको कोरियोनिक विलाई। आपको पढ़ा चुकी हूँ इसका काम क्या है। ये प्लेसेंटा बनाता है, मम्मी के ब्लड वेसल्स और कोरियोनिक विलाई आपस में मिल करके प्लेसेंटा बनाता है, जिससे मम्मी का जो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह है बेबी तक आए और बेबी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और CO2 है वो मम्मी को दे सके। ठीक है, ये है कोरियोनिक विलाई जो जुड़ा होता है प्लेसेंटा से। ठीक है, ये हो गया आपको क्या? अम्बिलिकल कॉर्ड। देखिए ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, इसी के थ्रू जो मम्मी से लेता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देता है। ठीक है, क्योंकि ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, क्या क्या बन गया? कोरियोनिक विलाई यानी कोरियन हो गया। ये है विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर और ये पूरा कोरियोनिक विलाई होता है। आपको पहले रखे लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं। ये है आपका योक सैक। ठीक है, और ये हो गया आपको एपीब्लास्ट और ये हो गया हाइपोब्लास्ट। बेबी आपका एपीब्लास्ट से ही बनता है। ठीक है, सेकेंड वीक में ये सब हो गया और आपको एलेंटॉइस का भी फॉर्मेशन हो गया। तो क्या करेगा, कुछ सेल्स योक सैक से, कुछ सेल जो है वो चले आते हैं कहाँ? अम्बिलिकल कॉर्ड में। ये योक सैक से कुछ सेल अम्बिलिकल कॉर्ड में चले आए, प्रोजेक्ट हो गए इनसाइड। ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं एलेंटॉइस। ये क्या हो गया? एलेंटॉइस हो गया। ठीक है, ये सेकेंड वीक की बात हो गई। अब हम बात करें कि थर्ड वीक की बात। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी निकाल के रखना, मैंने भी निकाल के रखी है। एक फिगर है बहुत खूबसूरत सा, वो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, पहले ये गैस्ट्रुलेशन आप लोग देख लीजिए। देखिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन के थर्ड वीक के बाद देखिए क्या होता है। थर्ड वीक, सेकेंड वीक में तो आप देख लिया, अब देखिए थर्ड वीक में क्या होता है। बच्चे के फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके 7 दिन बाद इम्प्लांट हो गया, उसके 7 दिन बाद का आप चेंजेस देख लिए। अब आप थर्ड वीक में आ जाइए, क्या होता है बच्चों के, इसको कहते हैं गैस्ट्रुलेशन, अभी पढ़ाने वाले हैं। इसमें क्या होता है, ये है एपीब्लास्ट आपका, जो मैंने अभी स्ट्रक्चर आपको बनाई है। एपीब्लास्ट में कुछ गड्ढे बन जाते हैं, एक तो ऐसे छड़ी जैसी लाइन जैसी बन जाती है और एक इससे जुड़ा ऐसे गोल हो जाता है गड्ढा। ठीक है, तो जो ये लाइन जैसी है ना, आपको इसको कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रिक। इसको कहते हैं, ये गड्ढा है प्रिमिटिव स्ट्रिक, और ये जो आपको दिख रहा है गोल, इसको कहते हैं प्रिमिटिव नोड। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे तो आपको एपीब्लास्ट के सेल्स हैं पड़े हुए,
ये क्या करते हैं, ये सेल्स आकर के इस गड्ढे में घुस जाते हैं, ठीक है। और इस गड्ढे में ये सेल्स घुस करके निकलते कहाँ से हैं, नीचे से निकलते हैं। और इसके नीचे होता है क्या, आपको हाइपोब्लास्ट का लेयर, ठीक है, हाइपोब्लास्ट का लेयर। ये जो सेल्स हैं एपिडर्म के सेल्स, जो ये एपिब्लास्ट के जो सेल्स हैं जो नीचे से निकल रहे हैं, ये क्या करते हैं, इसको डीजनरेट कर देते हैं। किसको, हाइपोब्लास्ट को। यहाँ पे आ जाएंगे और इनको डीजनरेट कर देंगे, ठीक है। और एक यहाँ पे एक ऐसा लेयर बना देंगे, ठीक है। तो बच्चों ये जो सेल्स ऊपर है, ठीक है, ये वाला, यही बनाते हैं आपको एक्टोडर्म, यही एक्टोडर्म है, ठीक है। फॉर्मेशन होता है एक्टोडर्म का। ये आपका अंदर वाला ये वाला लेयर बना देगा एंडोडर्म। और इन दोनों सेल्स के बीच में जो ये वाले सेल्स हैं थोड़ा बहुत होते हैं, इनको कहते हैं मेसोडर्म। यही मेसोडर्म बनाते हैं, ठीक है। तो बात यहाँ क्या हुई कि इस ये जो जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है ना, यही गैस्ट्रुलेशन है, ठीक है। ये जो सेल्स का जो मूवमेंट हो रहा है, एपीब्लास्ट के सेल्स का जो मूवमेंट हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, यही आपका गैस्ट्रुलेशन है। और इसी ये जो जर्म लेयर 3 तरह के होते हैं, ये 3 जर्म लेयर है। पहला एक्टोडर्म, दूसरा आपका मेसोडर्म, तीसरा आपका एंडोडर्म। ये 3 तरह के जर्म लेयर होते हैं, ठीक है, जो कि बनते हैं कब, गैस्ट्रुलेशन के दौरान, ठीक है। समझ में आया। अब क्या होता है, इन्हीं जर्म लेयर से आपका टिश्यू बनता है। आपको पता है 4 टाइप का टिश्यू होता है, नर्वल टिश्यू, आपको कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। तो क्या होता है, एक्टोडर्म नर्वस टिश्यू बना देगा, मेसोडर्म कनेक्टिव टिश्यू बना देगा, एंडोडर्म आपको मसल टिश्यू बना देगा, और एपिथेलियल जो होता है ये तीनों के तीनों बनाते हैं। जर्म लेयर जो है एपिथेलियल टिश्यू बना देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये जो इनर सेल मास है, ये जो आपका इनर सेल मास है बच्चों, इन्हीं से बना एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इनर सेल मास जो होते हैं वह स्टेम सेल्स होते हैं बच्चों। स्टेम सेल्स का मतलब क्या, उनमें माइटोसिस होगा और बहुत ज़्यादा उनमें डिवीजन होगा, ठीक है। समझ में आया आपको यहाँ तक। उसके बाद बच्चों हमने क्या देखा, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, फिर वहाँ से मोरुला बना, वो नीचे की तरफ आता है फैलोपियन ट्यूब में, ब्लास्टोसिस्ट बना ब्लास्टुला स्टेज में। उसके बाद इम्प्लांटेशन हो गया, उसके बाद उसमें कुछ चेंजेज आए, चेंजेज आने के बाद यहाँ पे आपको जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो गया। तो चलिए अभी हम स्टडी करने वाले हैं ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि जब आपके यूट्रस में आपका बेबी है तो फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ के बेबी को एम्ब्रियो बोलते हैं, और आफ्टर सेकंड मंथ से लेकर के जब तक कि डिलीवरी नहीं होती उसको हम फिटस कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि 9th मंथ बच्चे में कैसे कैसे ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट मंथ के एंड में आपके बेबी की हार्ट की फॉर्मेशन हो जाती है और वो बीट करने लगती है। स्टेथोस्कोप से हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट मंथ की बात हो गई। सेकंड मंथ में क्या होता है, बच्चे की हाथ पैर बन जाती है, उंगलियां बन जाती है, ठीक है, लिम्स एंड डिजिट्स। ये सेकंड मंथ की बात हो गई। थर्ड मंथ को कहते हैं, देखिए ये 9 मंथ के प्रेगनेंसी में एवरी 3 मंथ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। 3 मंथ का होता है ट्राइमेस्टर। फर्स्ट 3 मंथ हो गया आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर 6 मंथ, 9 मंथ आपका थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो जब तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तब तक ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बच्चे में बन गया होता है। ऑर्गन का मतलब लीवर, किडनी, ये सब आपका ऑर्गन हो गया। ऑर्गन सिस्टम का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। और आपका एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का फॉर्मेशन हो चुका होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, यानी कि आपके 3 मंथ, ठीक है। 4th मंथ के बारे में एनसीईआरटी कुछ मेंशन नहीं किया है। 5th मंथ में बोला है कि बच्चे की पहले मूवमेंट जो है वो फील होती है और आपको बच्चे के हेड पर बाल आ जाते हैं। अब सोचो बच्चे के हेड पे बाल है, अभी आइज क्लोज है और हल्की हल्की मूवमेंट शुरू हो जाती है 5th मंथ में, ठीक है। 6th मंथ में बच्चे की आईलिड, ये आईलिड है ना, थोड़ी सी ओपन मतलब सेपरेट हो जाती है। ऐसे बच्चा देखता नहीं है, ठीक है, 6th मंथ में, लेकिन ये आईलिड जो है थोड़ी सेपरेट हो जाती है और आई लैसेस ये वाली बन जाती है आई लैसेस, ठीक है। और बॉडी पे छोटे छोटे हेयर आ जाते हैं जिसको लैनिगो कहते हैं, ठीक है। अब 7 मंथ के बारे में एनसीईआरटी कुछ नहीं बोला, 8 मंथ के बारे में एनसीईआरटी कुछ नहीं बोला है। 9 मंथ में बोला कि फुल्ली डेवलप्ड हो गया है अब आपका फीटस, अब आप डिलीवरी के लिए वो बेबी तैयार है। तो चलिए अब हम पार्चुरेशन भी करा लेते हैं। पढ़ने वाले हैं पार्चुरेशन। क्या पढ़ेंगे आपको, पार्टुरेशन भी लोग बोलते हैं, पार्चुरेशन भी लोग बोलते हैं, डिपेंड करता है उनके ऊपर, ठीक है। देखो होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पार्चुरेशन में क्या होता है, पहले ये स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो, वाकिफ हो गया, अब तो पूरा याद ही हो गया होगा। ये है यूट्रस का बाहरी लेयर पेरीमेट्रियम, ये है मिडल वाला लेयर, इसको कहते हैं मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर ये हो गया आपका एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम। ये है बेबी का प्लासेंटा,
प्लासेंटा, ठीक है। ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं आपको। अम्बिलिकल कॉर्ड, ये है हमारा फीटस, ये है आपका फुल्ली डेवलप्ड फीटस। ये 9 मंथ का फीटस है जो कि फुल्ली डेवलप्ड है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस, ठीक है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जब तक 9 मंथ होता है बहुत ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन फीमेल की बॉडी में मिलती है, बहुत ज़्यादा। और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, यूट्रस को शांत रखता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होना, एकदम शांत रहेगा, ठीक है, ताकि बेबी जो है उसमें सर्वाइव कर सके, मिसकैरेज ना हो। बट अब 9 मंथ का फीटस हो गया, अब तो इसको बाहर निकालना है, ठीक है। तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो बेबी जो है बाहर की तरफ पुश आउट होगा, ठीक है। बाहर कैसे निकलेगा, जब ये येलो वाला आपस में ऐसे धंसेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब तो बेबी बाहर आएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो काम करता है कि यूट्रस को हिलने नहीं देता, स्टेडी रखता है। प्रोजेस्टेरॉन के अपोजिट काम करता है एस्ट्रोजन, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन स्टेडी करेगा और एस्ट्रोजन क्या करेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस है, इसके एड्रिनल ग्लैंड से निकलने लगता है एंड्रोजन। एंड्रोजन के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी थी कि वो ग्रुप ऑफ हार्मोन है जिसमें टेस्टोस्टेरोन होता है और भी कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने एड्रिनल ग्लैंड से निकालना शुरू कर देगा, क्या, एंड्रोजन। और अब इस एंड्रोजन को लेकर के जो प्लासेंटा है ये क्या करेगा, चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। किस चीज़ में कन्वर्ट कर देगा, एस्ट्रोजन में, ठीक है। तो लिख दे, ये जो एंड्रोजन है इसको क्या करेगा, प्लासेंटा कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। किसमें, एस्ट्रोजन में। अब ये एस्ट्रोजन क्या करेगा कि जो मायोमेट्रियम है इस पे रिसेप्टर्स, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को बढ़ा देगा, ठीक है। क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को इंक्रीज करा देगा। अब क्यों मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। बीच वाले जो मायोमेट्रियम है इसमें ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर जो है इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे तो नॉर्मली फीमेल की ये जो ब्रेन है उसमें पिट्यूटरी होता है, ये एंटीरियर पार्ट है और पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट है पिट्यूटरी का, ठीक है। तो क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट से एक निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। यह हमेशा निकलता रहता है बट कम निकलता है, उस समय रिसेप्टर्स कम होते हैं। तो निकलने से हार्मोन्स क्या होते हैं, जब तक रिसेप्टर्स नहीं होंगे वो तो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, कम रिसेप्टर्स होता है तो ज़्यादा ये इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही एस्ट्रोजन निकलता है, रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं मायोमेट्रियम में, तो क्या होता है, ये जो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स हैं वो लग जाते हैं। ऑक्सीटोसिन ये जो है ये आपको लग जाते हैं किसके, इस रिसेप्टर्स पे। और आपको पता है जितना ज़्यादा रिसेप्टर्स उतना ज़्यादा उस हार्मोन का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब ये ऑक्सीटोसिन इस रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर पे, और क्या करेंगे, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना। जो आपको येलो वाला दिख रहा है मायोमेट्रियम, ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा और बेबी जो है बाहर की तरफ आना शुरू कर देगा, ठीक है। एक्सपेल आउट होना शुरू हो जाएगा। तो मम्मी को पेन होने लगेगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि लेबर पेन होने लगा, ठीक है। पार्टुरेशन को ही कहते हैं चाइल्ड बर्थ भी, डिलीवरी भी, लेबर भी, ठीक है। अभी लेबर पेन स्टार्ट होने लगता है। अब क्या होता है बच्चों, जैसे ही बेबी धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होता है, मायोमेट्रियम बेबी बाहर की तरफ आने की कोशिश करता है, वैसे ही आपको पता है कि यहाँ ये है आपका वजाइना, ये है आपका सर्विक्स, और ये बीच में जो आपको कैनल दिख रहा है ये क्या है, सर्वाइकल कैनाल है, ठीक है। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स लगे होते हैं सर्विक्स पे, ठीक है। क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स लगे होते हैं। जैसे ही बेबी आएगा जो ऊपर की तरफ सर्विक्स की तरफ, ठीक है, ये सर्वाइकल कैनाल से होते हुए ना बेबी निकलता है। मैंने आपको पढ़ा चुकी है कि जो सर्वाइकल कैनाल है और आपका वेजाइनल कैनाल है आपस में मिलकर के बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है। यहाँ जो सर्वाइकल कैनाल, ये है सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, ये वाला सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। और ये है वजाइनल कैनाल, ठीक है। ये दोनों मिल करके सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइनल कैनाल, ये मिल करके क्या बना देंगे आपको, ये बना देंगे बर्थ कैनाल। इसी से बेबी बाहर आता है, ठीक है। तो क्या होता है, जितना ज़्यादा आपका बेबी स्ट्रेच करेगा, ठीक है, सर्वाइकल कैनाल पे जो सर्विक्स पे लगे होते हैं रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स उतना ही ज़्यादा ये क्या करेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मैसेज करेंगे। इस पे जो रिसेप्टर्स लगे होंगे आपको यहाँ पे सर्विक्स पे, ये क्या करेंगे, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मैसेज करेंगे कि आप और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन निकालो, ठीक है। तो यहाँ से और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ऑक्सीटोसिन, और ये फिर ये एक्ट करेगा इस रिसेप्टर्स पे,
ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा ये मायोमेट्रियम और फिर ये बेबी जो है यहाँ पे आएगा, बाहर की तरफ आएगा और फिर स्ट्रेच होगा, ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स फिर मैसेज करेंगे ब्रेन को और फिर आपको मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसा तब तक होता रहेगा, कब तक होता रहेगा? जब तक कि आपका बेबी जो है पूरा तरीके से जो मायोमेट्रियम पूरी अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए और बेबी एक्सपेल्ड आउट ना हो जाए, बाहर ना आ जाए, ठीक है। जब पूरा मायोमेट्रियम आपस में कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बेबी जब बाहर आ जाएगा तब ये प्रोसेस जो है आपका रुकना लगेगा, ठीक है। और उतना ज़्यादा पेन होने लगता है, जैसे ही बेबी बाहर आने लगता है वैसा बहुत पेन होता है, मम्मी को बहुत पेन होता है, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। क्यों? यहाँ ब्रेन से ऑक्सीटोसिन निकला, रिसेप्टर पे आया, काम किया, स्ट्रेच रिसेप्टर्स उतना ज़्यादा स्ट्रेच करेगा, उतना ज़्यादा ब्रेन को मैसेज करेगा, ये सब न्यूरॉन के थ्रू होता है, ठीक है। ये फिर ब्रेन को मैसेज करेगा, वो और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन निकलेगा, उतना ज़्यादा फिर स्ट्रेच होगा, ठीक है, और आपका बेबी धीरे धीरे वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये पॉजिटिव फीडबैक कहलाएगा। देखो पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक क्या है, ठीक है। मान लो आप कुछ मतलब आपकी कुछ प्रोडक्शन है, ठीक है, मैं आपकी प्रोडक्शन को बढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो आप मुझे कह रहे हो और बढ़ाओ, ठीक है, मेरी प्रोडक्शन को और बढ़ाओ, ठीक है, तो मैं बढ़ाते जा रही हूँ। इसमें क्या है, हम दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन को बढ़ा। लेकिन अब मैं आपके प्रोडक्शन को बढ़ा रही हूँ और आप कह रहे हो कि तुम अपने प्रोडक्शन को कम करो, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब इसको कहता है नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। अपनी प्रोडक्शन को कम करने को कहता है नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक में वो इंक्रीज करता है, बढ़ता है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से धीरे धीरे हेड जो है बेबी आकर के अड़ जाती है, यहाँ सर्वाइकल कैनाल के पास आकर के बेबी का हेड अड़ जाता है और वो उस टाइम में बहुत पेन होता है मम्मी को, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और आपको बर्थ कैनाल के बारे में बता दिया। अब थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। जो थोड़ा इस फिगर को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये फिगर है, ठीक है। ये है प्लेसेंटल विलाई। आपको मैं बताई थी मम्मा का ब्लड वेसल्स और जो आपका बेबी का कोरियोनिक विलाई आपस में कनेक्ट होता है, प्लेसेंटा बनाता है, वही ये विलाई है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है ये कैविटी है, खाली जगह है यूट्रस की, ठीक है, ये कैविटी ऑफ यूट्रस है। उसके बाद ये वाली बच्चों, ये वाली स्ट्रक्चर योक सैक है, मैं बताई थी आपको, हाइपोप्लास्ट बनाता है योक सैक, ठीक है। यहीं से कुछ जो है आपको जो सेल्स हैं योक सैक के वो प्रोजेक्ट हो जाते हैं इनसाइड ये अम्बिलिकल कॉर्ड में, जिसको कि हम अलेंटोइस कहते हैं। ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, ये बीच वाला ये दिख रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। क्या होता है अम्बिलिकल कॉर्ड से? मम्मा से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेता है और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसी अम्बिलिकल कॉर्ड से होता हुआ वो मम्मी को दे देता है, ठीक है। ये है आपका एम्ब्रियो, तो कितना प्यारा सा एम्ब्रियो है, ठीक है। और ये है आपका प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, ये है आपका सर्विक्स है ये, ठीक है। और ये आपको म्यूकस का प्लग है, यहाँ पे बहुत सारा म्यूकस निकलता रहता है। क्यों निकलता रहता है? ये इन्फेक्शन वगैरह नहीं होने देता है, ठीक है, रोकता है, बाहर ही, अंदर इन्फेक्शन नहीं होने देगा। तो ये काम है आपको किसका? प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स का। तो चलो आगे हम स्टडी करते हैं। देखिए, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट्स, इधर देखिए क्या करें, इनटू एन आउटर लेयर एक्टोडर्म। आपको मैंने पढ़ाया था क्या कि आपको एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म एंड मेसोडर्म कैन अपीयर बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। दिस 3 लेयर गिव राइज टू टिश्यू ऑर्गन इन एडल्ट। एंड ये जो तीनों लेयर है ना, इसी से आपको ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म से। ये सब मैं आपको पढ़ा दी हूँ। It needs to be mentioned here in the inner cell mass contain cells that stem cells and which have the potency to give rise to an tissue and organ। कह रहा है, ऐसे एनसीईआरटी कह रहा है तो आपको मानना पड़ेगा, बट एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। कह रहा है कि इनर सेल जो मास है, इनर मास सेल है, कंटेन सर्टेन सेल्स, स्टेम सेल्स कह रहा है, ठीक है, विच हैव देयर पोटेंसी, जिसके पास कैपेसिटी होती है कि पूरी की पूरी ऑर्गन और टिश्यू का फॉर्मेशन कर सके, ठीक है। ये सब मैं पढ़ा दी आपको, टोटी पोटेंसी वगैरह। स्टेम सेल्स में कैपेबिलिटी होती है कि क्या करे, पूरी के पूरी ऑर्गन और टिश्यू को बना सकता है। कैसे? माइटोटिक डिवीजन होता है, डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। तो ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म में मैंने आपको ये बताया दी थी, क्या बताई थी? ये है आपका एपी ब्लास्ट, यहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है लाइन के तरह, एक गोल बन जाता है गड्ढा, गोल वाला गड्ढा हो जाता है प्रिमिटिव नोड, और ये लंबा वाला हो गया प्रिमिटिव स्ट्रिक, ठीक है। यहाँ पे जो एपीब्लास्ट के सेल होते हैं इस गड्ढे में आ जाते हैं,
ठीक है, और इस गड्ढे से होते हुए नीचे से निकलते हैं ऐसे। और यहाँ पे आपका है हाइपोब्लास्ट, ये आकर के हाइपोब्लास्ट को डीजनरेट कर देते हैं और एक लेयर बना देते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, अंदर वाला हो गया एंडोडर्म, बाहर वाला ये ऊपर में जो है इसको कह देंगे एक्टोडर्म बना देगा ये, और बीच वाले सेल्स कुछ बच जाते हैं वो मेसोडर्म बना देते हैं। तो इतना एक्सप्लेन नहीं किया, बट ये बताया है आपको, ये भी पता है कि ये जो इनर सेल मास है यही आपको 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एपीब्लास्ट, और ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, और हाइपोब्लास्ट में। तो ये सब आपको नहीं बताया, डायरेक्ट बता दिया है कि जो इनर सेल मास है वो आपको तीनों जर्म लेयर बना दिया, ठीक है। अभी एक्चुअल में आईसीएम पहले एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में डिवाइड होता है, फिर ये एपीब्लास्ट ये तीनों लेयर बनाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मार दिया है यहाँ पे, समझ में आ गया आप लोगों को। व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ये सब तो मैं आपको पढ़ा दी हूँ, आप देख लेना, ठीक है। लेकिन चलो फिर से बता दी हूँ। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ्स, 9 मंथ्स के लिए ह्यूमन का प्रेगनेंसी होता है, आप उसको वीक में काउंट कर लो, ठीक है। कितना हो जाएगा, 36 मंथ हो जाएगा। तो और आपको एक एक्स्ट्रा चलते 37 मंथ लेकर के चलिए, 36-37 मंथ का होता है, ठीक है। डू यू नो फॉर हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग, डॉग में कितने के लिए, एलिफेंट में कितने, और कैट में कितने के लिए होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों का है, आप लोग मुझे बताना, ठीक है। आप लोगों के पास बहुत सारा ऑप्शन है, गूगल करके देखो, ये करके देखो, ठीक है। चलो फिर भी यदि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं बता देती हूँ। डॉग में आपको 2 मंथ्स, कैट में भी अराउंड 2 मंथ्स चलता है, और एलिफेंट में 18 मंथ चलता है, मतलब लेकर के चलो अराउंड 2 ईयर्स बोल सकते हो आप, ठीक है। ये होते हैं, ठीक है। फाइंड आउट इन ह्यूमन बींग, मतलब ये अराउंड मैं बोल रही हूँ, ठीक है। उसका फाइंड आउट द ह्यूमन बींग आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हर्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है। 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या हो जाता है, एम्ब्रियो का हर्ट जो है बन जाता है। एंड द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाय टू द हर्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप, यानी कि स्टेथोस्कोप से बच्चे की हार्ट बीट सुनाई देने लगती है। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ के एंड में बच्चे का लिम्स और डिजिट, ठीक है, उंगलियां और हाथ पैर बन जाती हैं। बाय द एंड्स ऑफ 12 वीक का मतलब कितना मंथ हुआ, 3 मंथ, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आपको बताई थी कि 9 मंथ का मतलब 3 ट्राइमेस्टर हुआ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट 3 मंथ हो गया, और फिर 3 to 6 मंथ सेकेंड ट्राइमेस्टर, 6 to 9 मंथ थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम जो मोस्टली है वो बन चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल लिम्स, एक्सटर्नल जेनाइटल या ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड, तब तक आपको क्या होते हैं, लिम्स और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो है वेल डेवलप्ड हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस अपीयर्स, दो पहला मूवमेंट होता है, और आपको बॉडी जो अपीयर्स ऑफ हेयर ऑन हेड, बाल जो आता है सर में, वो 5th मंथ में होता है, ये भी मैंने बता दिया। बाय द एंड ऑफ द 24 वीक, मतलब कितना हो गया, 6 मंथ, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर। द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी पे छोटी छोटी पतली पतली हेयर्स आ जाती हैं। आईलिड सेपरेट, आईलिड अलग हो जाती हैं। आईलैशेस आर फॉर्म्ड, आईलैशेस बन जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस फुल्ली डेवलप हो चुका है और वो रेडी टू डिलीवरी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब हम बनेंगे पार्चुरेशन, ठीक है, एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन में क्या कह रहा है, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज 9 मंथ, किसी किसी में कुछ वेरी कर जाता है, बट एवरेज जो है 9 मंथ का ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का, विच इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। इस 9 मंथ के पीरियड को जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉज एक्सपल्सन एंड डिलीवरी ऑफ द फीटस। ये वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, मायोमेट्रियम लेयर का, और क्या होता है, बेबी जो है एक्सपेल्ड होता है, बाहर की तरफ आता है, जिसको कि हम डिलीवरी ऑफ फीटस भी कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस यानी कि चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पार्चुरेशन, कुछ लोग पार्टुरेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि पार्चुरेशन कैसे होता है। वो रिसेप्टर्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन आता है, हार्मोन्स रिसेप्टर्स पे काम करता है, फिर ये आपका स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है नर्व के थ्रू पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मैसेज करता है। तो न्यूरो का मतलब नर्व का, और एंडोक्राइन मतलब हार्मोन्स का यूज, ठीक है। तो ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस। फुल्ली डेवलप्ड फीटस ही सिग्नल देता है कि अब हमें बाहर आना है, अब दुनिया देखनी है। द प्लासेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स। देखिए, जो आपका क्या होता है,
कि जब फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है फीटस तो क्या करता है, जो प्लासेंटा होता है वो मतलब माइल्ड मतलब थोड़ा थोड़ा सा स्टार्टिंग में वो सिग्नल देता है कि अब यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन होगा, हल्की हल्की से दर्द शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का मतलब अब बेबी सिग्नल दे रहा है कि हमें बाहर आना है, मम्मी को थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है। ठीक है, दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी and oxytocin acts on the uterine muscles, causes stronger uterine contractions which in turn stimulate further secretions of oxytocin. ठीक है, ऑक्सीटोसिन का सेक्रेशन शुरू हो गया एंड द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेराइन कंट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सेक्रेशंस कंटिन्यू रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शन। लगातार कंट्रैक्शन होते जाता है। कैसे, क्या हुआ, आपका ऑक्सीटोसिन आया, मायोमेट्रियम पे जो रिसेप्टर्स है उस पर वर्क किया, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर यहाँ बच्चा आगे की तरफ आया, नीचे की तरफ क्या किया, स्ट्रेच रिसेप्टर जो सर्वाइकल कैनाल के पास जो सर्विक्स है वो उस पर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं उनको पुश किया बाहर की तरफ आने के लिए, वो जो थोड़ा स्ट्रेच करेंगे और वो रिसेप्टर्स जो है फिर ब्रेन में पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मैसेज करेंगे कि और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन निकालो, फिर और ज़्यादा आपको मायोमेट्रियम मतलब यूट्राइन वाल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऐसे करके आपका प्रोसेस चलता है। दिस लीड्स टू एक्सपल्सन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल क्या मैंने बताया, वजाइनल कैनाल और सर्वाइकल कैनाल। बच्चा कैसे आता है, सर्वाइकल कैनाल से होते हुए वजाइनल कैनाल से होते हुए बाहर आता है। तो सर्वाइकल कैनाल और वजाइनल कैनाल को मिलाकर के बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन होता है, उसको बर्थ कैनाल कहते हैं। ठीक है, थ्रू इट्स पार्चुएशन सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड, बेबी आपका डिलीवर्ड हो गया है, द प्लासेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। प्लासेंटा भी बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, What do you think the doctors inject to induce delivery? अब बताइए कि जब डिलीवरी करना होता है तो कौन सा हार्मोन्स डॉक्टर इंजेक्ट करेंगे फीमेल में जब डिलीवरी करानी होती है? इसका रिप्लाई आप लोग मुझे करिएगा। रह गया कि द मैमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगोज डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड लैक्टेशन। आपको मैं मैमरी ग्लैंड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ कि क्या क्या होता है अंदर में स्ट्रक्चर और कैसे कैसे मिल्क जो है वो बाहर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको वही बात कह रहा है कि जब बेबी आपका आ जाता है तो बेबी को तो फीडिंग करानी पड़ती है, तो वो तो बाहर आते तुरंत चावल दाल नहीं खाने लगेगा। तो क्या होता है, मम्मा का जो मिल्क होता है ना वही वो पीता है, और स्टार्टिंग में डिलीवरी के बाद जो मिल्क निकलता है हल्का येलो होता है। ठीक है, उसमें क्लोस्ट्रम होता है, वो एंटीबॉडी का काम करता है बच्चों के लिए, बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज से उनको बचाता है। इसलिए डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि जो पहला दूध माँ का होता है वो बच्चे को कंपलसरी होता है पिलाना। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उनकी मैमरी ग्लैंड में चेंजेस आती है, डिफ्रेंशिएशंस होते हैं क्योंकि उनको दूध निकालना होता है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, आपको उस टाइम में मैं बताई थी मैमरी ग्लैंड के टाइम में कि आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो है वो दूध बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन करेगा और ऑक्सीटोसिन को निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, इसको लैक्टेशन कहते हैं। किसको लैक्टेशन कहते हैं? जो मिल्क आपको बन जाके निकलता है ना एंड ऑफ प्रेगनेंसी के बाद, उसको लैक्टेशंस कहते हैं। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न एंड द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड क्लोस्ट्रम। क्या मैं बोली थी कि इनिशियली जो बेबी के डिलीवरी के बाद जो मिल्क निकलता है उसको क्लोस्ट्रम कहते हैं, हल्का येलो कलर का होता है, उसमें IgA नाम का एंटीबॉडी रहता है। ठीक है, विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडी एब्सोल्युटली एसेंशियल टू द डेवलप रेसिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज एंड ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इन रिकमेंडेड बाय डॉक्टर टू ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डॉक्टर भी प्रेफर करते हैं कि आपको हेल्दी बेबी के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ हो गया फिनिश। इसका मैकेनिज्म भी है, मैकेनिज्म मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ मैमरी ग्लैंड में। ठीक है।